नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुलकित शर्मा है। मैं आप सभी लोगों का दिव्य रुद्रा कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी संविधान की एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सीरीज को प्रस्तावना से लेकर चलेंगे और पूरा संविधान उसमें करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे आपको, जिससे आपको प्रश्न उत्तर कंठस्थ भी हो जाएंगे और साथ में उन प्रश्न उत्तर के साथ में आपका जो सारा का सारा जितना भी आपको अलग से मटेरियल आपको कराया जाएगा वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। उसमें प्रश्न के साथ आपको उसका प्रश्न का इतिहास बताएंगे, प्रश्न से संबंधित जानकारी बताएंगे, एक प्रश्न और 4 अन्य जानकारी भी आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो ये पूछ रहा है जब संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत अंगीकृत का मतलब ये हुआ कि जब संविधान को या उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे बच्चों? 395 अनुच्छेद थे। अब आपसे दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395। ठीक है, तो अंगीकृत का मतलब हो गया मूल संविधान, जब संविधान को अपनाया जा रहा था। अच्छा, संविधान को जब अपनाया जा रहा था उस समय कुल अनुच्छेदों की संख्या 395, 395 उस समय अनुच्छेद थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा। अब देखिए, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। भारत की संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे हैं। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, क्योंकि जब संविधान सभा बनी थी तो उन सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग एक सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु वो अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। तो इसमें पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजगोपालाचारी नहीं आंसर होगा, नरेंद्र देव नहीं आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर नहीं आंसर होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी का मतलब है जो कुछ समय के लिए बने थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दो प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तब आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, प्रश्न अगर सीधा आ जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो आंसर यही आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आएगा संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधानसभा, 1925 की बात हो रही है और केंद्रीय विधानसभा शब्दों पर गौर किया जाता है। केंद्रीय विधानसभा कब की? 1925 की। सभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सीधा आंसर बच्चों ये होगा, बहुत फेमस नाम है और जो नाम है विट्ठल भाई पटेल। भगत सिंह नहीं आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो 1925 की केंद्रीय विधानसभा बनी थी उस समय प्रथम, अच्छा प्रथम आ गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति। अब देखिए, मसौदा समिति के कई सारे नाम हैं।
इसके नाम है ड्राफ्ट, इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, अगर आ जाए मसौदा समिति तभी भी आंसर आपका सही होगा, प्रारूप समिति तभी भी आपका आंसर सही होगा। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सवाल पहला आता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, यानी कि प्रारूप क्या होता है, जब संविधान बनाया गया था तो संविधान को एक छोटे से दस्तावेज में प्रारूप के रूप में बनाया गया था कि इस प्रारूप को और विस्तार किया जाएगा। तो जो प्रारूप था, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, गलत हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कई सारे किताबों में, कई सारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो पहला ऑप्शन देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कितने सदस्य हैं, तो इसे आप याद करेंगे 1+6, 1+6 यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी कि कुल सदस्य 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर। सवाल ये है कि इस 7 सदस्यों में से कौन इनमें से नहीं था। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमसे पूछा है नहीं वाला आंसर। सादुल्ला के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं, मोहम्मद सादुल्ला के बारे में, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तब आंसर आपका क्या होगा, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी ये भी सदस्य थे प्रारूप समिति के। और सदस्य कौन नहीं थे, ए बी ठक्कर से प्रारूप समिति का कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। अब 2 क्वेश्चन पढ़िएगा, उद्देश्य प्रस्ताव और दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को प्रस्तुत किया, तो क्या ऑप्शन है 13 दिसंबर 1948, नहीं, 13 दिसंबर 1949, नहीं, 13 दिसंबर 1947, नहीं, आंसर है 13 दिसंबर 1946। मेरे बच्चों, सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। आपको एक साथ 2 प्रश्न याद हो गए, एक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो संविधान में मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन, अभी आप पढ़ चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं। उसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, कितने सदस्य हैं, तो 1+6 सदस्य हैं। 1 मतलब एक अध्यक्ष और 6 मतलब 6 सदस्य। अब इसका गठन कब हुआ है, तो ऑप्शन है इसका आंसर 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका दूसरा नाम क्या है, मसौदा समिति, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है।
भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार, मेरे बेटा पहली बार कहीं भी अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उसमें पूछा है पहली बार, यानी कि अब तक ऐसा काम नहीं हुआ था। तो क्या हुआ ऐसा? पहली बार किसने दिया? अब पहली बार किसका विचार? विचार किस चीज का? संविधान सभा का, कि मतलब भारत के लिए एक संविधान सभा भी होनी चाहिए, इसका विचार पहली बार किसने दिया है? तो मैं आपको बताऊं, देखिए बी आर अम्बेडकर आंसर नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आंसर नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक लिखा हुआ है नाम एम एन रॉय और एक नाम लिखा हुआ है बी एन रॉय। अब दोनों में कंफ्यूजन का आज मैं इसका पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार दिया था। कौन थे वो? एम एन रॉय थे। और वही बी एन रॉय क्या है बेटा? बी एन रॉय संविधान सभा के सलाहकार थे। सलाहकार यानी कि संवैधानिक सलाहकार। तो वी एन राव है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जबकि पहली बार जिनके मन में विचार आया वो थे एम एन रॉय। तो एम एन रॉय है जिन्होंने पहली बार संविधान का विचार दिया था 1934 में। अच्छा, वी एन राव साहब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। ये वी एन राव साहब के बारे में पहली बात तो ये है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं ये। दूसरी बात इनके बारे में ये है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह जज रह चुके हैं। दूसरा सबसे वी एन राव, इनका पूरा नाम है वेनिकल नरसिंह राव, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है, बर्मा जिसका देश आज का नाम है म्यांमार को संविधान यानी कि म्यांमार के संविधान को बनाने में जिनकी भूमिका थी वो व्यक्ति थे बी एन राव। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपनी धरती पर, कि वी एन राव साहब जैसे इतने बुद्धिमान, ऐसे प्रखर विद्वानों ने हमारे संविधान को संजोया है। तो अगर आ जाए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वी एन राव आंसर होगा। और अगर पहली बार विचार मन में किसका आया संविधान सभा का, तो आंसर होगा एम एन रॉय। दोनों बातें बहुत ध्यान से रखनी है। एम एन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय और बी एन राव का नाम है बेनिगल नरसिंह रॉय। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के साथ साथ बर्मा या फिर म्यांमार के संविधान का उन्होंने प्रारूप तैयार किया था, बनवाया था, उन व्यक्ति का नाम क्या था? तो बी एन रॉय। इतनी सारी जानकारी आपके काम की है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा, फिर से संविधान सभा का क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष कौन थे? अब तक आपने पढ़ा था अध्यक्ष, यानी कि सब बच्चों को याद हो गया संविधान सभा के अध्यक्ष सर दो हैं। एक तो अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी का मतलब क्या है? जिन्होंने संविधान सभा की कुछ समय तक अध्यक्षता करी, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर सवाल अब की बार ये नहीं है। सवाल क्या है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, जयपाल सिंह नहीं आंसर होगा, जी दुर्गाबाई देशमुख नहीं आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद बच्चों आपने ही नेगलेक्ट कर दिया है, नहीं होगा। तो उपाध्यक्ष है एच सी मुखर्जी। और याद रखें आप, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें एक नहीं दो अध्यक्ष बनाए गए थे, दो। एक थे एस सी मुखर्जी और एक थे बी टी कृष्णम आचार्य, एक नहीं दो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हाथ के हाथ आपको दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न तैयार हो गया, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष सर दो टाइप के होते हैं, मतलब अध्यक्ष दो थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं अगर देखें संविधान सभा के उपाध्यक्ष में नाम आता है तो एच सी मुखर्जी का आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। साथ साथ एक ये भी बात याद रखें, बी टी कृष्णमाचार्य भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। अगले प्रश्न पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को आज कहा जाता है गणतंत्रता दिवस, परंतु सवाल ये पूछ रहा है 1947 से पहले, तो इसका नाम शहीद दिवस था? नहीं। इसका नाम गणतंत्र दिवस था? ये आज हुआ है। इसका नाम संविधान दिवस था? जी नहीं। इसका नाम था स्वतंत्रता दिवस। ये आपको याद रखना है, कई बार बहुत मामूली सा क्वेश्चन हर जगह आ जाता है और हम इस पे कई बार फंस जाते हैं और जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं गणतंत्र दिवस, परंतु शब्दों पे ध्यान देना है। शब्द कह रहे हैं 1947 से पहले। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, इसका मतलब कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, ये कौन पहली बार लेकर आया था? यानी कि हिंदू हिंदू को वोट करेंगे और मुस्लिम मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट करेगा। जहां पर विभाजन की राजनीति शुरू करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, जो पहले, अच्छा फिर से पहले आ गया है तो शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका नाम है मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो आंसर होगा, जिन्होंने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की भारत में शुरुआत की थी। इसका मतलब होता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट दे, हिंदू व्यक्ति हिंदू प्रतिनिधि को वोट दे, इसे बोलते हैं सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। ये महात्मा गांधी ने इसे बहुत गलत बताया और इसकी शुरुआत जिसने की थी वो थे मॉर्ले मिंटो। आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जो मुझसे बहुत लगाव रखता हूं मैं इस प्रश्न से, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम मैंने नहीं देखा जिसमें ये प्रश्न ना आया हो। और अगर इस प्रश्न को नहीं पढ़ा तो आप संविधान को नहीं समझ पाएंगे, संविधान की संरचना को नहीं समझ पाएंगे और इतनी सारी चीजें आप मिस कर देंगे। तो प्रश्न क्या है? किस निर्णय से, किस निर्णय यानी केस से, इसे केस भी कह सकते हैं, इसे वाद भी कह सकते हैं, संविधान की मूल संरचना, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निर्धारित किया गया। इसका मतलब संविधान की मूल संरचना क्या है, मूल क्या है, संविधान का सार क्या है। किस केस में यह बताया गया था कि संविधान में कुछ मूल तत्व होते हैं जिन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी भी संविधान से हटाया नहीं जा सकता। वो जो मूल तत्व है वो वैसे ही रहेंगे। जैसे किसी मकान में जो बहुत सारे तल होते हैं, प्रथम तल, द्वितीय तल, परंतु उन तल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस मकान की नींव। अगर आप नींव को हटा देंगे तो पूरे तल है वो पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो संविधान की नींव है उसे बोलते हैं मूल संरचना। उस मूल संरचना का सिद्धांत जिस केस में दिया गया था उसका नाम था केशवानंद भारती वाद या फिर केशवानंद भारती केस। 24 अप्रैल 1973 डेट है, 24 अप्रैल 1973। इसमें क्या हुआ? जज का नाम था सर्वमित्र सीकरी, SM सीकरी। ये वो जज हैं जिन्होंने भारत के संविधान से संबंधित सबसे बड़ा अब तक का जो केस था, बेसिक स्ट्रक्चर, उसे बताया कि भारत के संविधान की मूल संरचना है जिसमें कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस, जो 1973 में आया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, जब संविधान की हम सीरीज आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है, अगर यदि संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान को बताना है, संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं, उसकी व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल 145। और इसमें कम से कम 5 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच बैठती है, तब संविधान की व्याख्या की जाती है। तो आर्टिकल 145 का महत्व क्या है? संविधान की व्याख्या करने से संबंधित अगर कोई प्रश्न उठेगा तो उसके लिए अनुच्छेद 145 आर्टिकल 145 यूज किया जाएगा और कम से कम 5 जजों की बेंच बनेगी। तो सवाल ये है सर, ये भी तो संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न था? जी हाँ, मूल संरचना भी संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न था, संविधान की व्याख्या से।
तो सर हमारा दूसरा सवाल ये है कि जब संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न था तो इसमें कितने जज थे? तो ये अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी जो केशवानंद भारती केस में बनी थी। इसमें जज थे 13 जजों की न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था केशवानंद भारती केस में कि भारत की मूल संरचना है जिसे हम कभी भी बदलाव नहीं कर सकते। तो इतने सारे प्रश्न एक प्रश्न से आपके क्लियर हो रहे हैं। मूल संरचना का कौन से केस में निर्णय दिया गया है? केशवानंद भारती केस में दिया गया है। 24 अप्रैल 1973 को आया है। सर्वमित्र सीकरी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कितने जजों की पीठ थी? 13 न्यायाधीशों की पीठों ने यह निर्णय दिया था। और संविधान की व्याख्या करने से अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो हम आर्टिकल 145 का यूज करके कम से कम 5 जजों की पीठ बनाते हैं जो कि संविधान की व्याख्या करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, फिर से पहली आ गया तो मैं इसे पहले बता चुका हूं, 9 दिसंबर 1946 जब संविधान हमारा इतना देश आजाद होने के बाद में संविधान सभा बनी और पहली बार जब वो बैठी वो तारीख थी 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब है अंग बना लिया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, जी नहीं, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946। तो देखिए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से लागू। प्रश्न कह रहा है कब अंगीकृत किया गया? जी हां, अंगीकृत भी कर लिया हमने, आंशिक रूप से भी लागू कर दिया। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है? संविधान के कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए थे। तो प्रश्न ये बनता है कि सर अगर प्रश्न आ जाए कि 26 नवंबर 1949 को हमने समझ लिया संविधान क्या हो गया है, अंगीकृत हो गया है, तो कितने अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए थे? तो 15 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए थे। आपने सुना होगा हम 26 नवंबर को बनाते हैं संविधान दिवस। मैं आपको बताऊं एक बात, 26 नवंबर को हम पहले बनाते थे विधि दिवस। इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, उनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर हमने इसे विधि दिवस के रूप में मनाया। परंतु डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हमने विधि दिवस को बदलकर इसका नाम संविधान दिवस के रूप में रख दिया। यानी कि इससे पहले संविधान दिवस को विधि दिवस कहते थे। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें उनकी याद बरकरार रखने के लिए विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं आज भी। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो यह कीर्तिमान है भारत देश के नाम। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। आपको याद रखनी है ये बात। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आपको इतनी जानकारी मिलेगी जो आप अब तक वंचित रहे होंगे उस जानकारी से। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। और जब आप बचपन में इतने सारे आपने रिपब्लिक डे मनाए होंगे, 26 जनवरी बनाई होगी, तो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है गणतंत्र का मतलब क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है शासक राजा या रानी होता है, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न का उत्तर शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, बिल्कुल नहीं। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल नहीं। अब देखिए रिपब्लिक का मतलब मैं आपको बताता हूं, गणतंत्र का असली मतलब क्या होता है। तो बेटा जिस देश में उस देश का सर्वोच्च पद मतलब भारत का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति।
किसी भी देश में उस देश का सर्वोच्च पद मतलब राष्ट्रपति यदि यदि क्या होता है, निर्वाचित होता है, क्या होता है, निर्वाचित होता है, वह देश क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। और यह पद उस देश के सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ होता है। यानी कि गणतंत्र का मतलब है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है। दूसरा, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कोई वंशज नहीं होता, राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं होता, किसी एक वर्ग से नहीं होता, किसी एक जाति से नहीं होता, किसी एक कुल से नहीं होता। इसका मतलब वो निर्वाचित होता है। और निर्वाचित कैसे होता है? अच्छा, प्रत्यक्ष निर्वाचित है या अप्रत्यक्ष है? तो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि आम जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं डालती है, इसलिए निर्वाचन हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जब आम जनता जिस व्यक्ति को वोट डाले, जिस प्रतिनिधि को वोट डाले, वही वो पोस्ट पे आ जाए, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। और जहां पर आम जनता वोटिंग नहीं करती है वो है अप्रत्यक्ष, यानी कि परोक्ष रूप से। तो प्रश्न देखिए आप, प्रश्न का उत्तर राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति, उसके लोगों द्वारा मतलब लोग, जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना मतलब निर्वाचित होता है, उसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो आपसे अब कोई पूछे कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा कि किसी भी देश में उस देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है और उस देश का सर्वोच्च पद पर निर्वाचन होता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि 26 जनवरी आगे की चीज सीखिएगा। तो गणतंत्र उसका मतलब राज्य का प्रमुख, उसके लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों को के अप्रत्यक्ष चुनाव, यहीं से आप प्रश्न समझ लीजिए, राज्यसभा का चुनाव अगर होगा तो वो प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। किस संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो हमने राज्यसभा का जो अप्रत्यक्ष प्रणाली ली है, यही आप समझिए। लोकसभा में अगर चुनाव होगा तो वह होगा प्रत्यक्ष, और राज्यसभा में अगर चुनाव होगा तो वह होगा अप्रत्यक्ष। तो हमने किस देश के मॉडल को अपनाया है? उसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इस पे एक मैं सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि संविधान के स्रोत क्या है और कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि इसका एक और नाम होता है अग्रताही विजेता। अग्रताही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका मतलब ये होता है 100 वोट है और 100 वोट में ए बी सी डी 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। ए को 60 वोट मिलते हैं, इन्हें 10 मिलते हैं, इन्हें 5 वोट मिलते हैं और इन्हें एक ई पार्टी ले लेते हैं, इन्हें बोलते हैं 25 वोट मिलते हैं। अब इस वोटिंग सिस्टम में आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट मिले थे 60 वाले व्यक्ति को, यानी कि ए वाले व्यक्ति को 60 वोट मिले 100 में से, बी वाले व्यक्ति को कम वोट मिले 30 वोट मिले और सी वाले व्यक्ति को 10 वोट मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिलते हैं? ए व्यक्ति को, यानी कि अग्रता, फर्स्ट पास्ट, सबसे पहले कौन आया? ए। तो जीत किसकी होगी? ए की। तो इसे बोलते हैं अग्रताही विजेता, यानी कि मत प्राप्त करने में जो बहुमत है, यानी कि 50% से अधिक सबसे पहले जो वोट ले लेता है, सबसे पहले जो प्राप्त कर लेता है, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि अग्रताही विजेता। इसका आंसर है ब्रिटेन। ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि भारत की सीमाओं को अगर बदलना है, भारत के अंदर कुछ बदलाव करने हैं, राज्य की सीमा बढ़ानी है, राज्य की सीमा घटानी है,
तो भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री नहीं कर सकता। संसद, जी हाँ, संसद के पास ये शक्ति होती है कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दे। जब हम भाग 1 को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 में क्या आता है, अगर किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, किसी राज्य की सीमा को घटाना है, उसमें बदलाव करना है, 2 नए राज्य जोड़ के 1 राज्य बनाना है, 1 राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, तो हम आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 का यूज करके उसे सीमाओं में बदलाव करते हैं। करता कौन है? संसद। संसद के बारे में क्या जानेंगे हम? संसद आप हम आगे भी पढ़ेंगे। तो संसद की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद की परिभाषा है बेटा आर्टिकल 79, यानी कि आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा है। क्या है संसद की परिभाषा? तो संसद राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर बनती है। ये संसद की परिभाषा है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज के प्रश्नोत्तरी में हम यहीं तक अपनी इस सीरीज को समाप्त करना चाहेंगे। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल। ये सीरीज आपको पसंद आई? ये सीरीज वो है जिसमें एमसीक्यू के साथ आपको अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी। जैसे अभी आपने देखा, सीमाओं में परिवर्तन संसद करती है, संसद के साथ आपने पढ़ लिया आर्टिकल 79। तो ये हमने सीरीज अपनी पूरी करी। तो ये सीरीज को आपको बरकरार रखना है। इसमें आपको एमसीक्यू के साथ में सारी ऑल ओवर जानकारी मिलेगी, जिसके आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, और इंडियन पॉलिटी में आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।